हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग वायु परिवहन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जल में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भारत में परिवहन के तहत 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, जिसमें से पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे और फिर आपका रेल परिवहन के बारे में हम लोग सेकेंड लेक्चर में चर्चा की। अगर आप लोगों ने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है, जल्द से जल्द पहले हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो दोनों लेक्चर को देख लें। भारत में परिवहन के नाम से बना हुआ है। आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों, भारत में ये वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में देखेंगे और भारत में परिवहन का जो लेक्चर है दोस्तों वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस नए लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ से फिलहाल के लिए गायब हो जाता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर सकूँ और फिर आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, भारत में अगर वायु परिवहन की बात करें दोस्तों, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत दोस्तों 1911 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1911 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि रेल परिवहन की शुरुआत भारत में दोस्तों 1853 ईस्वी से शुरू हुई थी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, नहीं हवा में चलने वाली जो वाहन होती है ना, हवाई जहाज, इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों, कब हुई शुरुआत? 1911 में इलाहाबाद से लेकर के नैनी के बीच हुई थी। जैसा कि हम पढ़े थे दोस्तों, रेल परिवहन में मुंबई से लेकर के थाने तक का परिचालन हुई थी 34 किलोमीटर तक के। यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। और विश्व में जो प्रथम बार एयर के लिए दोस्तों यानी कि वायु परिवहन की शुरुआत किया गया था, तो डाक सेवा के लिए किया गया था। विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा शुरू हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न दोस्तों बराबर पूछे जाते रहे हैं। भारत में वायु परिवहन से संबंधित दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब शुरुआत हुई थी, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चला था। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा हवाई अड्डा ये आपका किस राज्य में या कौन से जगह पर स्थित है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं भविष्य में दोस्तों, जिसके लिए मैं कुछ अन्य फैक्ट को भी देखने का प्रयास करता हूँ। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई थी। यह भी ध्यान रखेंगे कि वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में, लेकिन जो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। जबकि बात करें दोस्तों तो 1953 ईस्वी में भारत ने सभी विमान कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें 2 निगम के अधीन रखा गया। एक है भारतीय विमान निगम और दूसरा है एयर इंडिया। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों कि जितने भी विमानी कंपनियां हैं सभी को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 ईस्वी में। ठीक है, और इसे 2 निगमों के अधीन यानी कि 2 कॉरपोरेट के अधीन इसे रख दिया गया। एक कहलाया भारतीय विमान निगम और दूसरा कहलाया एयर इंडिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या है। एयर इंडिया के प्रमुख तथ्य क्या है दोस्तों कि एयर इंडिया का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और जबकि निगमित कार्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। इससे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाए प्रश्न। अगर हम बात करें एयर इंडिया की मस्कोट के बारे में यानी कि शुभंकर के बारे में, तो इसका शुभंकर है महाराजा और इसका जो लोगो है दोस्तों प्रतीक चिन्ह ये उड़ता हुआ हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कोणार्क चक्र है दोस्तों उड़ता हुआ हंस के रूप में। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दोस्तों बात करें भारतीय विमान निगम की यानी इंडियन एयरलाइंस की, तो कहता यह भारत के आंतरिक भागों के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी सेवाएं प्रदान करता था। पहले भारतीय विमान निगम वो कौन कौन सा पड़ोसी देश था दोस्तों? तो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार एवं अफगानिस्तान। फिर क्या किया दोस्तों कि एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता था। ठीक है, जो ये 2 भाग में बांटा गया था ना दोस्तों, एक का नाम क्या था दोस्तों? एक का नाम था आपका भारतीय विमान निगम और एक था एयर इंडिया। एयर इंडिया का काम क्या था दोस्तों? एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती थी, जबकि जो आपका दूसरा है दोस्तों आपका भारतीय विमान निगम, ये इंडिया के अंदर ये कार्य सेवाएं उपलब्ध कराती थी। जैसे चेन्नई से लेकर हैदराबाद जाना है या फिर हैदराबाद से पटना जाना है, तो ये भारत के अंदर की बात है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। देखिए अभी तक तो कितने निगमों में बांट दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीयकरण करके 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 भाग में बांट दिया। एक था भारतीय विमान निगम, एक था एयर इंडिया। लेकिन 1981 में क्या किया गया था दोस्तों कि घरेलू उड़ान के लिए यानी कि देश के अंदर में विभिन्न शहरों में एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ान भरने के लिए तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन इसे भी बाद में क्या किया गया था कि यही भारतीय विमान निगम में
विलय कर दिया गया, यानी शामिल कर दिया गया, यानी कि अभी भी वर्तमान में 2 ही है। फिर क्या कहता है दोस्तों, यानी 1981 तक में 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम को विलय का विलय हो गया, यानी कि 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां जो दोनों था एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम यानी इंडियन एयरलाइंस, इसका भी विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से कार्यरत हो गई है। देखिए पहले कौन कौन था दोस्तों, यही था एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम। फिर 1981 में एक और निगम की स्थापना किया गया, लेकिन उसको भी मिला दिया गया फिर किसने, भारतीय विमान निगम में। लेकिन क्या किया गया, फिर से ये दोनों को चेंज कर दिया, ये दोनों को भी विलय कर दिया और इसका नाम अलग कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL, इसके नाम से ये कार्यरत हो गई है। कंपनी का ब्रांड नाम लेकिन क्या है दोस्तों, एयर इंडिया है। लेकिन यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो ब्रांड नाम है एयर इंडिया, लेकिन मूल ये जो पूरा नाम है दोस्तों, ये नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यानी कि वर्तमान में अगर कहेगा कि कौन से विमान निगम कार्यरत है तो एयर इंडिया आप बोल सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व यानी कि जो मालिकाना हक है दोस्तों, ये किसके पास है, तो ये है दोस्तों आपका टाटा के पास। किसके पास है दोस्तों, ये टाटा के पास स्थित है। टाटा समूह के होल्डिंग कंपनी टेलेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसे अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर एयर इंडिया का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया गया। ठीक है, इन्हें टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी एक है दोस्तों जिसका नाम है टेलेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसे अधिग्रहित कर लिया है। ठीक है, यानी कि एयर इंडिया में अगर कहे एयर इंडिया का वर्तमान में स्वामित्व किसके पास है, तो टाटा कंपनी के पास है। ठीक है, और ये पूरी तरह से एयर इंडिया का मैनेजमेंट और उस पर कंट्रोल 2022 से हो गया, यह अधिग्रहण करने के बाद। यानी इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने की थी। ठीक है, करीबन 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई थी। यानी कि अगर अभी बात करें दोस्तों कि जो एयर इंडिया में उड़ान भरता है तो उसका जो जितने भी मैनेजमेंट एवं प्रबंधन के कार्य करता है दोस्तों, ये टाटा समूह के द्वारा किया जाता है। एक है दोस्तों पवन हंस लिमिटेड, तथा इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना क्यों किया गया था, तो तेल क्षेत्र को ये तेल की खोज के लिए उड़ान भराना। ठीक है, भारत में विमानन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसका पंजीकरण कार्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा था। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक के हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये सब ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है उसे मैं बार बार रिपीट करूंगा और फिर वो हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा और वहां पर मैं बताने का भी प्रयास करूंगा कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान एवं ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए फुर्सतगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। फुर्सतगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर के लिए है ना, यानी कॉमर्शियल पायलट जो हवाई जहाज को चलाता है उसे पायलट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान एवं ग्राउंड प्रशिक्षण के लिए के सुधार के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी के द्वारा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही किया गया, यानी कि यूपी में ही किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है, यूपी के फुर्सतगंज में किया गया, जो रायबरेली जिले में स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। यह प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू हवाई अड्डों और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 1995 को किया गया था। इसका कार्य है कि देश के इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे हैं, घरेलू हवाई अड्डे हैं और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन ये सब करवाता है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। मैं बाद में मानचित्र भी लाया हूं दोस्तों, उसके माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करूंगा और यहाँ भी मैं कुछ चीज रिलेट करके मैं याद कराने का यहीं पर प्रयास करता हूं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी कौन थे दोस्तों? हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इसीलिए ये आप ध्यान रखें, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ये महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में आपको शिवाजी, जो कि मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना किए थे, मराठा साम्राज्य, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इन्हीं के नाम पर मुंबई में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा आपका रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों, कभी आप सुनेंगे, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। वहीं बात करें दोस्तों कि आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। अब आप कहेंगे सर कि ये कैसे, इसको कैसे याद रखें? अगर इसको हम देखने के प्रयास करें दोस्तों, तो ये किस तरह से याद कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा के कटक में हुआ था। और उड़ीसा तो उस समय का जो क्षेत्र है दोस्तों, उस समय आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही आता था। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? कोलकाता में। इस तरह से कुछ रिलेट करके आप याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। अन्ना हो गया, ये सब ध्यान में रखिए, चेन्नई में ही है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। क्योंकि आपको पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रशिक्षण हुआ था दोस्तों, ये बम्बई प्रांत में हुआ था। और बम्बई प्रांत के अधीन है दोस्तों मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र वाला भी कुछ एरिया आता है। तो आप इस तरह से आप कोरिलेट करके आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आप मध्य प्रदेश नहीं मारेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो अहमदाबाद में स्थित है। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका गुजरात के ही स्थित है, ठीक है, गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। और यहीं पर एक बारदोली सत्याग्रह भी किए थे, जो कि बारदोली एक जगह है दोस्तों गुजरात में। इस तरह से कोरिलेट कुछ करके पकड़िए, ठीक है। और फिर गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में। यहाँ बारदोलाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर नहीं चलेंगे दोस्तों, ठीक है, ये गुवाहाटी आपका असम क्षेत्र में है। कुछ कुछ को आपको याद रखना ही पड़ेगा। वहीं बात करें दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह, जिसे किसानों का नेता कहा जाता है दोस्तों, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कभी भी लोकसभा के सामना नहीं किए थे। ये लखनऊ में इसका इनके नाम से हवाई अड्डा है दोस्तों। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। ये तो ध्यान ही रहेगा दोस्तों, है ना। ये सिख गुरु थे रामदास, और सिख का जो प्रमुख स्टेट देखा जाए दोस्तों तो कौन सा है? आपका पंजाब में है। तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तिरुवनंत में स्थित है, जो कि केरल में स्थित है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोझिकोड केरल में स्थित है। केरल में दो आ गया यहीं पे, कौन कौन? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से दोस्तों बार बार ये मेरे पोस्ट कराया जाता है दोस्तों प्रश्न को, तो उस प्रश्न में शायद ऐसा देखते हैं कि जिसका जो वोटिंग कर रहा है, जो ज्यादा वोटिंग होता है उसी में आप भी वोट कर देते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, कम से कम आप पढ़ के हमारे जो प्रश्न दिया जाता है आप लोगों को वोटिंग में दोस्तों पोल के माध्यम से, तो उसका सही जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा आपका प्रधानमंत्री भी रहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोच्चि, जो कि केरल में स्थित है। केरल में तीन दिखिए, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और कोच्चि। वहीं बात करें दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पोर्ट ब्लेयर में है। क्यों, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए दोस्तों जिसे कि काला पानी की सजा के लिए उन्हें अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में उन्हें रखा गया था दोस्तों, ठीक है। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर में ही एक वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? गोवा में स्थित है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। वहीं केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में। वहीं बात करें दोस्तों मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मंगलुरु में है। ये तो याद हो ही जाएगा, शहर के नाम से ही है।
देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के जयपुर में है। सांगानेर ये जयपुर में है। सांगानेर, बीकानेर, इस तरह से आप जो भी नाम रहेगा वो राजस्थान में चले जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, जो कि कोयम्बटूर एक शहर है दोस्तों। ठीक है, ये भारत के दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ऐसे याद रखेगा। ठीक है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है दोस्तों। ठीक है, वही बात करें दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर कहेगा तो वाराणसी में, लेकिन चौधरी चरण सिंह कहेगा तो लखनऊ में। ठीक है, वही बात करें दोस्तों बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सिलीगुड़ी में स्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में स्थित है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों ये बिजू पटनायक। ठीक है, ये इसीलिए इन्हीं के नाम पर भुवनेश्वर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये इन्हीं के नाम पर है दोस्तों। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में स्थित है। वही बात करें दोस्तों मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना के बिहार के पटना में स्थित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ दोस्तों? गया में। मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, जो कि गोवा में स्थित है दोस्तों। मनोहर पर्रिकर दोस्तों गोवा के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वही बात करें दोस्तों इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में स्थित है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो श्रीनगर में स्थित है। ये सब हवाई अड्डे को आप एक झलक अच्छी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैप में भी आपको कुछ हवाई अड्डों को दिखाया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है, ये दिख रहा है। ठीक है, वहीं गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है ना दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। केम्पकोड़ा बेंगलुरु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के एरिया में दोस्तों, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, वही बात करें दोस्तों यहाँ पर ये देखिए तिरुवनंतपुरम में तिरुवनंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय आपका कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आज राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई नहीं दोस्तों, ये हैदराबाद होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद है दोस्तों। ठीक है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पंजाब के अमृतसर में है। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका श्रीनगर में स्थित है। इस ढंग से आप इसे ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। कुछ अन्य वायु परिवहन से संबंधित प्रश्न दोस्तों। कहता है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखिए, जो कि केरल में स्थित है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपका हवाई अड्डे दोस्तों, जैसे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड में स्थित है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा अगरतला में है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में स्थित है ना, हरियाणा में है। नगर विमानन मंत्रालय ने दोस्तों मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई तथा दवाइयों आदि की आपूर्ति की गई है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका वायु परिवहन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जल परिवहन है दोस्तों, उसको भी मैं आज के इस लेक्चर में समाप्त करता हूँ। इसके बाद में एक अन्य ज्योग्राफी का लेक्चर होगा दोस्तों, भारत में खनिज संसाधन, वो समाप्त करते हैं। मैं फिर साइंस की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। ठीक है, आइए जल परिवहन के बारे में देखते हैं कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में किया गया। इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में है। ऐसे 2 भागों में बांटा गया, एक है आंतरिक जलमार्ग, एक है दोस्तों बाह्य जलमार्ग। ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसे सामुद्रिक जलमार्ग भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है दोस्तों? यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा देश में जहाजों के जरिए होने वाले कुल माल ढुलाई का केवल लगभग 1% अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है। ये देश के अंदर होता है तो नदियों में, नहरों में, झीलों में, ये सब में माल ढुलाई किया जाता है आंतरिक जलमार्गों के द्वारा।
कहता राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया, जिसे नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हल्दिया से जो इलाहाबाद का जो जलमार्ग है दोस्तों, ये हल्दिया आपका कोलकाता में स्थित है और इलाहाबाद यूपी में स्थित है दोस्तों। इसके बीच के जलमार्ग को कब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। दूसरा दोस्तों सामुद्रिक जलमार्ग, जिससे कि समुद्र में ये यातायात का ये साधन है दोस्तों। कहता है भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैली हुई है। किधर किधर है दोस्तों? ये पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में फैला हुआ है, यानी समुद्री यही छोर में है ना जी, भारत में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहता यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश के व्यापार की कुल मात्रा का लगभग 95% मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। आइए यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कौन सा जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपको बताए दिए, हल्दिया से लेकर के ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यानी कि ये देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, यानी कि NW1 है, जो कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद से हल्दिया तक के स्थित है। वही बात दोस्तों नेशनल वाटरवे 2 यानी कि NW2 ये सदिया से लेकर के धुबरी तक है। आगे हम मैप के माध्यम से बताएंगे कि सदिया कहाँ है, धुबरी कहाँ है। ये 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 है दोस्तों कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम 205 किलोमीटर। ये किलोमीटर सबका ध्यान नहीं रखना तो नेशनल वाटरवे 1 को देख सकते हैं। काकीनाडा से मरक्कानम ये NW4 है। वहीं NW5 दोस्तों तलचर से धामरा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें नेशनल वाटरवे 6 लखीमपुर से भांगा तक है। ये देखिए दोस्तों मानचित्र के माध्यम से नेशनल वाटरवे को मैं लाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर कुछ वाटरवे दोस्तों, जैसे कि जो महत्वपूर्ण वाटरवे है दोस्तों इलाहाबाद से लेकर के ये सदिया तक का है। ठीक है, अगर मैं ये हाईलाइट करने का प्रयास करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये इलाहाबाद से लेकर के आपका ये सदिया तक का है नेशनल वाटरवे। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से लेकर के ये जो चल रहा है दोस्तों ये नेशनल वाटरवे 1 है 1620 किलोमीटर। वहीं दूसरी की बात करूं दोस्तों तो ये देखिए सदिया से लेकर के धुबरी तक है, यानी ये असम में स्थित है दोस्तों नेशनल वाटरवे 2। अगर नेशनल वाटरवे 3 की बात करें दोस्तों तो नेशनल वाटरवे 3 यहाँ पर है दोस्तों। नीचे देखने का प्रयास कीजिए ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। ये जो नेशनल वाटरवे 3 है दोस्तों ये आपको ये देखिए ये कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है। कोट्टापुरम से लेकर के आपका ये आपका पुदुचेरी का एक क्षेत्र है दोस्तों। तो सब ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, कम से कम ये 3 याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेकर के सदिया तक है। वहीं बात करें दोस्तों आपका नेशनल वाटरवे 2 की, नेशनल वाटरवे 2 सदिया से लेकर के धुबरी तक है। नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये आपका कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है। सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आइए आगे चर्चा करते हैं। देश की दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह दोस्तों वह जलीय क्षेत्र होता है जहां पर कि विदेशों से कोई भी सामान यहाँ पर आता है, ये जहाज के माध्यम से यहाँ पर आता है, पानी वाले जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से, और यहाँ पर लोडिंग होता है। और फिर भारत से भी कोई जहाज विदेश की ओर जाता है तो यहाँ पर अनलोडिंग और लोडिंग का कार्य होता है। यानी कि जहाँ पर जहाज का ठहराव स्थल होता है दोस्तों जलीय मार्ग में, जलीय क्षेत्र में, उस क्षेत्र को बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर कोई मंकी से किसी प्रकार के संबंध नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग पत्तन के नाम से भी जानते हैं, इसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पत्तन इसी को कहते हैं, इसी को गोदीबाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये पोर्ट भी इसी को कहते हैं। तो बड़े बड़े बंदरगाह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा होती है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है, ये भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पत्तन या दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है,
इसका निर्माण दोस्तों मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। अगर हम भारत की मानचित्र को देखने का प्रयास करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में ये आपका टोटल गुजरात वाला एरिया है, यहीं पर आपका ये कांडला बंदरगाह स्थित है और मुंबई बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह पर क्या होता था दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा जहाज आकर लग जाता था और यहाँ से ये आयात और निर्यात की क्रियाएं होती थी, जिससे कि यहाँ पर दबाव बढ़ रही थी। इस दबाव को कम करने के लिए ही दोस्तों कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। ठीक है, कांडला बंदरगाह दोस्तों एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दीनदयाल ये पत्तन या दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है ना, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एन्नोर बंदरगाह जिसे कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है दोस्तों, ये भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका ये तमिलनाडु के ही क्षेत्र में दोस्तों, आपका चेन्नई के पास ही एन्नोर बंदरगाह स्थित है। वही बात करते दोस्तों विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक भूवेष्ठित यानी प्राकृतिक एवं सुरक्षित बंदरगाह, यानी कि अनोखा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है, चर्चा कर दिए थे। वही बात करते दोस्तों कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, जो केरल में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। कहता है इसका निर्माण, इसका मतलब एन्नोर बंदरगाह का निर्माण 1 फरवरी 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण संचालन दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण थर्मल कोयले को संभालने के लिए किया गया था। 2014 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों कामराज बंदरगाह कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तो चेन्नई के पास ही स्थित है दोस्तों, है ना। एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है एन्नोर बंदरगाह, और ये इसे वर्तमान में अभी कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह है ना। कंपनी के रूप में पहला बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, आपका कामराज बंदरगाह है। वही बात करें दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला और एन्नोर बंदरगाह का नया नया नाम क्या है दोस्तों, बार बार चर्चा किया जा रहा है दोस्तों। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम दोस्तों बात करें दोस्तों तो BR चिदम्बरम ये पत्तन है। कांडला बंदरगाह आपका दीनदयाल पत्तन है। एन्नोर बंदरगाह का कामराज पत्तन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें दोस्तों कोलकाता बंदरगाह था। कोलकाता एक नदीय प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता के बारे में आपको बताए थे दोस्तों, ये जो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये कोलकाता बंदरगाह, ये हुगली नदी पर ये निर्मित एक मात्र बंदरगाह है दोस्तों। इसमें दो गोदी प्रणाली है दोस्तों। हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर है, जबकि पूर्वी किनारे पर आपका कोलकाता ये गोदी प्रणाली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई पत्तन हर मौसम में यानी बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाली कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से एक चीज और स्पष्ट हो गया कि चेन्नई बंदरगाह जो दोस्तों वह कृत्रिम बंदरगाह वह बंदरगाह तो दोस्तों जिसे मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा बनाया जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कौन, चेन्नई बंदरगाह। इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में ही की गई थी। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावनाएं हैं। आइए कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं दोस्तों कोचिन शिपयार्ड के बारे में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोच्चि केरल में स्थित है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में, मुख्यालय केरल में है, कोच्चि केरल में है। यह इसका काम क्या है दोस्तों, देश का जहाज निर्माण एवं मरम्मत का सबसे बड़ी क्षमता वाला शिपयार्ड है। यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन। किसका आंगन, शिप का मतलब होता है पानी वाला जहाज। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। 1972 में स्थापना हुआ। इसका काम है निर्माण करना, मरम्मत करने वाली ये शिपयार्ड है। यही बात करें दोस्तों दक्षिण पश्चिम का मतलब दक्षिण ये पश्चिम ये, तो इस क्षेत्र की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूर्वी पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंत्रक की स्थिति में है। इसे भी आप ध्यान रखें, यानी कंट्रोल की भी स्थिति में यह रहता है। अगर इस बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये बंदरगाह से जुड़े हुए कुछ ये देखिए फैक्ट है। आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। कांडला बंदरगाह के बारे में अभी हमने देख ही लिया था। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में स्थित है। इसका नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। कार्गों की मात्रा के अनुसार सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, यह एक ऐसा बंदरगाह है ज्वारीय बंदरगाह। मुंबई की बात करें दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं सबसे बेस्ट बंदरगाह है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों बधावन बंदरगाह भी एक है, इसे भी आप ध्यान रखिए। भारत का पहला आपका मेगा बंदरगाह है, लैंड लॉर्ड मॉडल द्वारा विकसित की गई है। मार्मगोआ बंदरगाह जो कि ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, मंगलुरु में स्थित है। सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बंदरगाह है।
कोचीन बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। ये वेम्बनाड झील के विलिंगटन द्वीप पर प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें दोस्तों आपका मुंबई में ही दोस्तों ये नहावा सोवा बंदरगाह है, जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह ये है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह भी है। और अब इधर की बात करें दोस्तों, अगर हम ये पूर्वी तट की, तो कोलकाता बंदरगाह, ये इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। यह एक मात्र प्रमुख नदी पर बंदरगाह है दोस्तों, जो हुगली नदी पर स्थित है। दूसरा नाम दोस्तों ये डायमंड हार्बर भी है कोलकाता बंदरगाह का। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ये देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह है, ठीक है। वहीं विशाखापत्तनम की बात करें दोस्तों, ये गहरा बंदरगाह में विशाखापत्तनम आ जाएगा दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिए। ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम कामराज बंदरगाह है। भारत का पहला कॉर्पोरेटिव बंदरगाह है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें दोस्तों, तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों, इसका नया नाम चिदम्बरनार बंदरगाह है। दक्षिण भारत में प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भी आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा मानचित्र के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये नाम सब पढ़ दिए हैं, ये आपको पता होगा। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल में कई बार चर्चा हो चुकी है, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया गया, वहां भी आप देख सकते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में, जिसका नया नाम हो चुका है क्या चीज, चिदम्बरनार बंदरगाह। मर्मगोवा गोवा में, कांडला बंदरगाह गुजरात, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, नहावा बंदरगाह महाराष्ट्र में, और इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मार्मागोआ बंदरगाह दोस्तों, यह एक प्राकृतिक पत्तन है, यानी बंदरगाह है। यह ब्रेक वाटर एवं मोल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला ड्राफ्ट चैनल है। यह बड़े जहाजों के आवागमन में सहायक होता है। कुछ अन्य बंदरगाह देखते हैं। तो मुंद्रा बंदरगाह क्या है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है दोस्तों। यह गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी पर के उत्तरी तट पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जहाज पुनर्चक्रण उद्योग क्या है। तथा विश्व के जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25% है, यानी कि जो पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की बात करता है, जहाज में मरम्मत करके रिसाइकलिंग। जहाज पुनर्चक्रण मुख्यतः गुजरात के अलंग सोसिया में किया जाता है। अलंग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 में होती है, ठीक है। अब दाहेज एक बंदरगाह है दोस्तों, तथा दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दाहेज या दहेज भी आप याद रखिए। दाहेज बंदरगाह देश का एकमात्र रसायनों के लिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कौन सा है दोस्तों, दाहेज बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। आइए कुछ अन्य तथ्य है दोस्तों, इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक है दोस्तों रोरो फेरी। कहता है इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होता है कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब होता है किसी सामान को लादना और फिर से उतारना। यानी कि ये जो हवाई पानी वाला जहाज है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है रोरो फेरी। रोरो फेरी का मतलब रोल ऑन रोल ऑफ फेरी, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी सामान को लादना एवं फिर से उतारना। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप होती है दोस्तों, जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को भी लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस फेरी को चलाने का मुख्य उद्देश्य दो स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को कम करना होता है। रोरो फेरी, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस आपके समझ के लिए ये ध्यान रखेंगे। रोरो फेरी समुद्री क्षेत्र के समुद्र के छोटे रास्ते से होकर कम समय व्यक्ति को उसके वाहन सहित गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर समुद्री क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है दोस्तों, उसके लिए रोरो फेरी वाला ये सिस्टम किया गया है। भारत में रोरो फेरी सेवा दोस्तों, पता है रोरो फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात से शुरू हुई। यह सेवा भावनगर से के घोघा से दक्षिण गुजरात के दाहेज के बीच शुरू हुई है। 2017 को नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था रोरो फेरी का। घोघा से दहेज की सड़क दूरी दोस्तों 360 किलोमीटर है, जबकि समुद्री मार्ग से लगभग 32 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि सड़क से 7 से 8 घंटा, जबकि रोरो फेरी के समय में लगभग 1 घंटा, यानी कि इसलिए इसे शुरू किया गया है। इसलिए रोरो फेरी सेवा दूरी और समय दोनों को बहुत कम कर देती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा जो भारत में परिवहन का जो लेक्चर था दोस्तों, ये आपका समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का ये सेकेंड लास्ट ये चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग ये नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा दोस्तों, भारत में खनिज संसाधन से जुड़े हुए ये वीडियो चलेगा, ज्योग्राफी का ये आखिरी लेक्चर चलेगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये साइंस का एक लेक्चर। आप लोग अगर
इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साइंस के कौन से सेक्टर को शुरू किया जाए। ठीक है, बायो शुरू किया जाए, फिजिक्स या केमिस्ट्री, या फिर आपको अगर पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना हो तो पर्यावरण, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे दोस्तों। फिर मैं ये भारत में खनिज संसाधन समाप्त होते ही उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।